करण अपनी माँ सुजाता के साथ रहा करता था। करण काफी अमीर और स्मार्ट लड़का था और बस अमीरी का घमंड सुजाता के सर चढ़कर बोल रहा था। करण शादी लायक था और उसकी शादी सुजाता अपने ही जैसे किसी अमीर घराने में करवाना चाहती थी। ऐसे ही एक रात जब करण ऑफिस से घर आता है, तब सुजाता करण से बोलती है। करण बेटा, शादी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? क्योंकि तू बड़ा हो गया है, साथ ही मेरी भी उम्र होती जा रही है, इसीलिए मैंने तेरी शादी के लिए सोचा। अगर तू कहे तो क्या मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे घरों में रिश्ता ढूंढना शुरू करूं? माँ, अब जब आपने मेरी शादी के बारे में सोचा ही है तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो बहुत ही सुंदर और सुशील है। अगर आप उसकी सुंदरता देखेंगी तो आप शादी के लिए तुरंत मान जाएंगी। लेकिन क्या बेटा? लेकिन माँ, वो गरीब घर से है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। गरीब घर का नाम सुनते ही सुजाता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में अपने बेटे से बोलती है। करण, तू पागल हो गया है क्या? जरा अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल रख। माँ, प्यार कभी लेवल या रेपुटेशन देखकर नहीं होता। ओ मेरे बॉलीवुड के शाहरुख खान, ज्यादा ना हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है। और कान खोल कर सुन ले, तेरी शादी वही होगी जहाँ मैं करवाऊंगी। करण अपनी माँ से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह भी वो अपनी माँ से बात नहीं करता। ऐसे ही शाम को सुजाता सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और जब सुजाता अपने घर का दरवाजा खोलती है, तब वो अपने बेटे को एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में देखकर हैरान हो जाती है। करण, तू शादी के जोड़े में? और ये लड़की कौन है? तुम दोनों शादी के जोड़े में क्यों हो? माँ, मैंने और रीना ने एक दूसरे से शादी कर ली है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हमारे प्यार को आप अपना नहीं रही थी। आप मेरी शादी कहीं और करवाती, उससे पहले मैंने रीना से शादी कर ली। करण की बातें सुनकर सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और करण को बोलती है। करण बेटा, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं इस भिखारिन को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, फिर भी तूने इससे शादी कर ली। तूने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं गरीब भले ही हूँ, लेकिन इज्जतदार हूँ। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे करम जली कहीं की, अगर तू शरीफ और इज्जतदार घर की होती ना तो तू मेरे बेटे से ऐसे शादी नहीं करती। और रही बात शिकायत की, वो तो मुझे तब मिलेगी ना जब मैं तुझे कोई मौका दूंगी। इतना बोलकर सुजाता रीना को धक्का मारने जा ही रही होती है कि तभी करण अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और अपनी माँ को फटकार लगाते हुए उनसे बोलता है। माँ, आप मेरी माँ है, इसलिए मैं आपको बड़े ही प्यार से समझा रहा हूँ कि मेरी पत्नी इस घर की इज्जत और बहू दोनों है। आपने मेरी इज्जत को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीना के प्रति अपने बेटे का प्यार देख सुजाता ना चाहते हुए भी चुपचाप रीना को अपना लेती है। समय गुजरता है, लेकिन सुजाता का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। ये देख रीना करण से बोलती है। करण जी, आप माँ जी से बात क्यों नहीं कर रहे? माँ हमसे गुस्सा है, इसीलिए वो मुझे अपना नहीं रही। अगर माँ की जगह मैं होती तो शायद मेरा भी यही रिएक्शन होता। इसीलिए अब आप माँ के पास जाइए और उनको प्यार से मनाइए। रीना की बात से सहमत करण अब अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को मनाते हुए अपनी माँ से बोलता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं जितना प्यार आपसे करता हूँ उतना ही प्यार रीना से करता हूँ। आप दोनों मेरी जान हो। मैं ना तो आपको खोना चाहता हूँ ना ही रीना को, इसलिए अब आप मान जाइए ना और रीना को इस घर की बहू मना लीजिए। अपने बेटे की मासूमियत देख सुजाता अपने बेटे के आगे हार जाती है और अपने बेटे करण को माफ कर देती है, पर सुजाता अपनी बहू को नहीं अपनाती। ऐसे ही समय और बीतता जाता है और एक दिन सुजाता अपनी बहू से बोलती है। ओ भिखारियों की महारानी, घर में कोई काम होगा या नहीं? या आज पड़ी रहेगी अपने बिस्तर पर? गद्दे वाला बेड दिखा नहीं कि पड़ जाती है उस पर। अपनी सास की आवाज सुनकर रीना तुरंत अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास को बोलती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया है। अरे घर का काम करेगी या नहीं? सुबह के 10 बज रहे और लोगों के घरों में जाकर देख, उनके घर में 8 बजे ही काम हो जाता है। माँ जी, सुबह के 10 ही बज रहे और मैं काम ही कर रही हूँ।
हाय दैया, कैसी जुबान चला रही है। तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया नहीं क्या कि कैसे अपनी सास से बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। सुबह सुबह सुजाता घर में हंगामा कर देती है और अपनी माँ की आवाज सुनकर करण अपने कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ से बोलता है। माँ क्या हुआ, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? करण बेटा, मैं ना कहती थी तेरी बीवी बिल्कुल सही नहीं है। मैंने इसे काम के लिए क्या बोला, ये तो मुझे उल्टा उल्टा बोलने लगी। अभी मेरे हाथ पैर सलामत है तो चुपचाप मैं घर का काम कर लूंगी। माँ जी आप झूठ क्यों बोली? मैंने आपको ऐसा कब कहा? हे भगवान, ये कैसी झूठी बहू से पाला पड़ गया मेरा। ना जाने कैसे दिन दिखाएगी ये मुझे। यही चलता रहा तो एक दिन मुझे भूखा ही मार देगी ये। अपनी सास की ऐसी झूठी बातें सुनकर रीना की आंखें भर आती है और वो अपनी सास को जवाब ना देकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वही करण भी अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बोलता है। रीना, क्या माँ सच बोल रही है? तुम्हें लगता है करण? अब करण को रीना की बात पर विश्वास हो जाता है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ सुजाता की चालाकी है, पर बेचारा करण अपनी माँ को कुछ नहीं बोल पाता। ऐसे ही समय बीतता जाता है पर सुजाता की चालाकी नहीं जाती। वो अपनी बहू को अपने बेटे से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश करती है जो उसके बस में थी। और ऐसे ही एक दिन अपने बहू बेटे के बीच फूट डलवाने के लिए सुजाता अपने बेटे की जरूरी फाइल्स को छुपा कर रख देती है। और शाम को जब करण ऑफिस से घर आता है तब वो सभी के ऊपर भड़कते हुए सबसे कहता है। रीना, तुम्हें मालूम था ना आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, फिर भी तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? तुम मुझे सच सच बताओ, मेरे बैग से इतनी इम्पोर्टेंट फाइल किसने निकाली? माफ कर दीजिए करण जी, पर मुझे लगा आप मेरी हॉस्पिटल वाली फाइल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल की फाइल आपकी फाइल जैसी है, इसलिए मैंने आपके बैग से वो फाइल निकाल ली। हॉस्पिटल वाली फाइल? तुम्हें क्या हुआ है रीना? करण जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खुशखबरी मैं देने ही वाली थी, पर मैंने सोचा कि 2 दिन बाद हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी आ रही है तो मैं उस दिन आपको ये गुड न्यूज दूँ, पर आज ये खबर आपको ऐसे देनी पड़ रही है। रीना और करण आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो वहीं दूर से खड़ी ये सब कुछ सुजाता सुन रही थी। रीना प्रेग्नेंट है, उसने करण की फाइल नहीं छुपाई। ये जानते हुए भी रीना ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। ये देख सुजाता को बहुत दुख होता है और वो अपने बहू बेटों के पास जाती है और उनका सारा सच बताती है। जिसके बाद बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे अपने बेटे से अलग करने के लिए ना जाने कैसी कैसी चालाकियां इस्तेमाल करी, पर तूने चालाकी से नहीं बल्कि समझदारी से इस घर को जोड़े रखा। हो सके तो मुझे माफ कर दे। और हाँ, आज मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, मैं तुझे एक सास नहीं बल्कि माँ की तरह प्यार दूंगी। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर रीना को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सुजाता ने रीना को अपनी बहू के रूप में अपना लिया था। इस तरह से अब सब खुशी एक साथ रहने लगते हैं। गोविंद शहर में अपनी माँ बीना के साथ रहा करता था। गोविंद बिजनेसमैन था, जिस वजह से गोविंद को कभी गांव तो कभी दूसरे शहर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन गोविंद गांव जाने की तैयारियां कर रहा होता है, तभी उसकी माँ बीना उससे कहती है, पता नहीं कौन सा काम करने लगा है तू, तुझे अपनी माँ के लिए समय ही नहीं है। बेटा कभी अपनी माँ के बारे में भी सोच लिया कर। अरे मेरी शहरी माँ, अभी तो तुम बड़ी ही जवान हो जो दूसरों को सहारा दे, भला उसे बेटे के सहारे की क्या जरूरत? मैं ना सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। तू मुझे मक्खन लगाने की कोशिश करता रहता है ताकि मैं तुझे बाहर जाने से ना रोकूं। बेटा जी ले तू अपनी जिंदगी। थैंक यू माँ। इस तरह से गोविंद अपनी माँ को मना लेता है और खुद शहर चला जाता है, जहाँ जाकर वो काम के साथ मस्ती भी किया करता है। और इसी बीच उसकी मुलाकात प्रिया नाम की लड़की से होती है, जो कि दूध की तरह सफेद थी। उसकी सुंदरता देख गोविंद उस पर मोहित हो जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपके पास मेरे लिए 2 मिनट का समय होगा? का तुमको हमरा 2 मिनट चाहिए? अरे तुमको दिखत नहीं का कि हमरे सर पर पानी से भरा हुआ मटका रखा हुआ है? ऐसे में तुमका हमारा मटका लेकर हमारे घर तक छुड़वाना चाहिए और तुम हमें यहाँ रुकने के लिए बोलत हो। माफ करना, पर मैंने आपके सर पर ध्यान नहीं दिया। वैसे आप काफी गोरी और सुंदर हैं। क्या राज है आपकी सुंदरता और गोरेपन का? इस तरह से गोविंद उससे फ्लर्ट करने लगता है और बात करते हुए उसका पानी का मटका
उसके घर तक पहुंचा देता है। गोविंद की यह हरकत देखकर कहीं न कहीं प्रिया भी उसे मन ही मन पसंद करने लगती है और अगले दिन वो दोनों एक बार फिर अकेले में मिलते हैं। हम बहुत अच्छे से जानत है, हम बहुत ही गोरी और सुंदर है। ई गांव में जो कोई भी आवत है हमारी तारीफ कर ताकत नहीं है, पर तुम्हारी तारीफ में कुछ तो बात है बाबू। इस तरह से प्रिया और गोविंद की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और जब तक गोविंद गांव में रहता है वो प्रिया से इसी तरह से मिलता रहता है। कुछ दिनों बाद गोविंद शहर वापस चला जाता है, पर शहर जाने के बाद भी उसका पूरा ध्यान प्रिया पर ही रहता है। हाय कितनी सुंदर है प्रिया। अगर गांव की गोरी शहर की गोरी बहू बन जाए तो कमाल ही हो जाएगा। इस बार गांव जाकर मैं प्रिया से शादी कर लूंगा। और रही माँ की बात, तो माँ को तो मनाना मेरे दाएं हाथ का खेल है। क्योंकि बहुत ही कम दिनों में गोविंद और प्रिया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए जब इस बार गोविंद दोबारा गांव जाता है तो वो प्रिया से शादी कर लेता है। अब गोविंद प्रिया से शादी करके अपने घर आता है और जब बीना अपने बेटे बहू को देखती है तो वो बहुत हैरान होती है और अपनी गोरी बहू को देख अपने बेटे से कहती है, बेटा मैं तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तू मेरे लिए इतनी गोरी और सुंदर बहू लेकर आया है और तुझे क्या लगा कि मैं शादी करने से तुझे मना कर दूंगी? अरे एक बार मुझे बताता तो। इसका मतलब गोविंद जी आप हमसे झूठ कहत रहे कि माँ जी हमको अपना ली है। अब जैसे ही बीना अपनी गांव की गोरी बहू की भाषा सुनती है वो समझ जाती है कि प्रिया शहर की गोरी छोरी नहीं बल्कि गांव की गोरी है। बेटा मैंने हमेशा देखा है कि बड़े शहर में बच्चे हमेशा शहर की लड़कियों को ही पसंद करते हैं और तू गांव की इस गोरी को उठा के ले आया। मैं इस देहातन को अपने घर की बहू कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि ये जो गांव की गोरी है ना, ये शहर की गोरी कभी नहीं बन सकती। माँ बेकार ही नाराज हो रही है। क्या हुआ अगर प्रिया गांव की गोरी है? आप ये देखिए ना कि प्रिया कितनी सुंदर है। उसने शहर की लड़कियों को भी फेल कर रखा है। और आप भी तो हमेशा से यही चाहती थी ना कि आपके घर में ऐसी बहू आए जो बहुत ही सुंदर हो, जिसे देखकर सब बस आपकी बहू की तारीफ करते रहें। और प्रिया बिल्कुल वैसी ही है। बेटा मैं अपने घर के लिए ना एक वेल एजुकेटेड लड़की चाहती थी, ना कि ये देहातन। इस तरह से बीना अपनी नाराजगी जाहिर करके वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि प्रिया पहली बार शहर आई थी, इसलिए वो अपने ससुराल में भी गांव की तौर तरीके में रहती है। ये देखकर बीना को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं करती। आखिर प्रिया गोविंद की पसंद थी। ऐसे ही एक दिन बीना के कुछ दोस्त उसके घर आती हैं। बीना तुम अपने लिए बहू लेकर आई हो और तुमने हम में से किसी को बुलाया भी नहीं, और तो और कोई पार्टी वार्टी भी नहीं करी। अरे किससे शादी करवाई है तुमने अपनी बेटी की? दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बता पाई। अरे अगर नहीं बता पाई तो कम से कम अपनी बहू से मिलवा ही सकती हो ना। सुना है बहुत सुंदर है तुम्हारी बहू। चिंता मत करो, हम तुम्हारी बहू को नजर नहीं लगाएंगे। थोड़ी देर बुलाओ, हमारे साथ भी बैठ जाएगी तुम्हारी बहू। अपने दोस्तों के बार बार कहने पर अब ना चाहते हुए भी बीना प्रिया को बुलाती है। पर जैसे ही बीना की दोस्तों को पता चलता है कि बीना की बहू गांव की गोरी है, तो वो लोग उसका मजाक बनाने लगती हैं। हाँ हाँ बीना, सच में तुमने अपने बेटे की शादी इस गांव की गंवार लड़की से करवाई है? अरे इस लड़की को देखकर एक पल के लिए मुझे लगा कि ये शहर की गोरी बहू है, पर ये तो आगे तुमने इस लड़की में ऐसा देख भी क्या लिया? कहीं तुम सुंदरता देखकर तो नहीं पिघल गई? हाँ अरे आप सब इतना हसद काहे हो? का हुआ अगर हम गांव से हैं तो गांव में रहने वाले इंसान का इंसान नहीं हो का? तुम तो चुप ही रहो प्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम मेरी दोस्तों के सामने इंसल्ट करके ना मुझे और नीचे मत गिराओ। ना जाने मेरे बेटे के ऊपर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुमने कि मेरे बेटे ने मुझसे बिना पूछे तुम जैसी गंवार से शादी कर ली। इस तरह से बीना अपने दोस्तों के सामने प्रिया को जली घटी सुनाती है। ये सब सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। शाम को जब गोविंद घर आता है और उसे पता चलता है कि आज उसकी माँ ने सबके सामने प्रिया को डांटा है, तो गोविंद को बहुत बुरा लगता है और प्रिया गोविंद से कहती है, गोविंद जी हमें ये बात का बुरा नहीं लगा कि हम गांव से हैं, ये बात का बुरा लगा कि हमारी वजह से माँ जी को अपने फ्रेंडवा के सामने इंसल्ट झेलना पड़ा। हमको भी अब शहर की गोरी बहू बनना है। बहुत बनकर रह ली हम गांव की गोरी, अब हम उनको बनकर दिखाएंगे शहर की गोरी बहू।
अगर ऐसी बात है तो प्रिया तुम आने वाले कुछ दिनों में गांव की गोरी से शहर की छोरी बन जाओगी। तो अब हम अभी से ही इसकी प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। इस तरह से गोविंद अपनी बीवी का साथ देता है और उसे शहर के तौर तरीके सिखाता है। सबसे पहले वो उसे शहर के लोगों की तरह कपड़े पहनना सिखाता है और बोलना। बहुत जल्द प्रिया अपनी सास की तरह साड़ी पहनना भी सीख जाती है और हिंदी बोलना भी। माँ जी, हम आपके लिए कॉफी बना रहे, आप पियेंगे ना? कौवा कभी हंस की चाल नहीं चल सकता। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पर शहर की गोरी बहू कभी नहीं बन सकती। और हाँ, एक बात और, कल मेरे ऑफिस के कुछ स्टाफ मेरे घर आ रहे हैं, तो प्लीज कल बाहर मत आना, क्योंकि एक बार पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हो चुकी है। दोबारा नहीं चाहती मैं ये सब। माँ जी, कल ऑफिस की स्टाफ घर पर आएंगे, आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएंगी? और कुछ दिनों से आपकी कमर में भी बहुत दर्द है। हमने पहले से बहुत कुछ सीख लिया है माँ जी, और हम आपसे वादा करते हैं कल हम आपकी इंसल्ट बिल्कुल नहीं होने देंगे। प्लीज हमें सबके सामने आने दीजिए ना। अब ना चाहते हुए भी बीना प्रिया को एक मौका देती है और प्रिया इस मौके पर खड़ी उतरती है। अगले दिन जब बीना के ऑफिस के स्टाफ घर पर आते हैं तो वो काफी अच्छे से अपने ऑफिस स्टाफ से डील कर पाती है और इन सब में प्रिया अपनी सास का बहुत अच्छे से साथ देती है। प्रिया को देख बीना के स्टाफ वाले उसकी बहू की बहुत ही ज्यादा तारीफें भी करते हैं। बीना, तुम पिछले 25 साल से हमारी कंपनी के साथ जुड़ी हो। हमेशा तुमने अपना बेहतर दिया है और ये साल तुम्हारा आखिरी है, और इस आखिरी साल में तुमने अब तक का अपना बेस्ट दिया है, और इन सब में जितना मेहनत तुम्हारी है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी बहू की। इस तरह से प्रिया की वजह से बीना के सर उसकी काफी प्रशंसा करते हैं, जिसके बाद बीना खुशी खुशी प्रिया को शहर की गोरी बहू बनाकर उसके साथ रहती है। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल का साया था, जो हर पूर्णिमा की रात को आती और लोगों का गला काट कर उनका खून पिया करती। सभी लोग उस चुड़ैल से बड़े परेशान थे, पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो चुड़ैल से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। ऐसे ही एक दिन हरिया नाम का एक व्यक्ति घर जा रहा होता है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? मुझे अब तक तूने नहीं पहचाना, या फिर पहचान कर भी अनजान बन रहा है? भूल गया आज पूर्णिमा की रात है। क्या आज पूर्णिमा की रात है? और मैं, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं खुद को इस चुड़ैल से कैसे बचाऊं? अब तू नहीं बचेगा, मरेगा हरिया, मरेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसकी गर्दन काटकर उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। हरिया का खून पीने के बाद वो गांव के अंदर जाती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर एक आदमी अपनी बीवी से बोलता है, हे भगवान, वो चुड़ैल फिर से इस गांव में हमारा खून पीने के लिए आ गई है। आप सही बोल रहे हैं। अब न जाने ये चुड़ैल किसकी गर्दन काटकर उसकी गर्दन से खून पिएगी। हे भगवान, इस चुड़ैल से हमारी रक्षा करो और इस गांव को इस चुड़ैल के चंगुल से आजाद करो। हमें उस चुड़ैल से मुक्ति नहीं मिलने वाली। इतना बोलकर वो दोनों बैठकर रोने लगते हैं कि तभी उस आदमी का फोन बजता है और करण नाम का एक लड़का फोन पर बोलता है, पापा, मैं स्टेशन पर कब का आ चुका हूँ, पर आप अब तक लेने नहीं आए। आप तो आज मुझे स्टेशन पर लेने आने वाले थे ना। करण बेटा, आज तो इस गांव में मत आ, आज पूर्णिमा है। मैं तुझे बताना भूल गया था बेटा, मुझे माफ कर दे। तो क्या हुआ पापा, अगर आज पूर्णिमा है तो? और वैसे भी अब मैं आ चुका हूँ, तो अब आप मुझे बताओ कि आप मुझे स्टेशन लेने आ रहे हो या मैं खुद घर आ जाऊं? सुन बेटा, तुझे नहीं पता, पर हमारे गांव में चुड़ैल का साया है जो हर पूर्णिमा की रात को आती है और किसी न किसी इंसान के गले को काट कर उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। देख, उसने तुझे गांव के अंदर देख लिया तो वो तुझे मार डालेगी। इसलिए बेटा, तू कल सुबह आ जाना, आज रात को तो स्टेशन पर ही रुक जा। क्या पापा, आप खुद पढ़े लिखे हैं और मुझे पढ़ाने के लिए आपने विदेश भेजा है, और आज आप ही चुड़ैलों की बातें कर रहे हो? आप इन बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? ये सब एक अंधविश्वास है। आप इन सब पर कब से ध्यान देने लगे? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस आ रहा हूँ, वो भी अभी। नहीं बेटा, तू यहाँ मत आना। बेटा, मेरी बात को समझ, यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। वो चुड़ैल तेरा गला काट कर तेरे शरीर का सारा खून पी जाएगी बेटा।
पर पापा, मेरी बात को समझो, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ जाने माने आचार्य जी हैं, मैं उनको स्टेशन पर नहीं रोक सकता, इसलिए मैं बस अभी इसी वक्त गांव आ रहा हूँ आचार्य जी के साथ। अब मुझे कुछ नहीं बोलना। इतना बोलकर करण फोन रख देता है। इसके बाद गुरु आचार्य जी करण से बोलते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? और तुम अपने पापा से किस बात के लिए लड़ रहे थे? माफ कीजिए गुरुजी, पर पापा हमें लेने के लिए नहीं आ पाएंगे। अब हमें खुद ही अकेले गांव जाना होगा। नहीं आ पाएंगे? कोई समस्या है बेटा? हाँ गुरुजी, पापा चाहते हैं कि मैं गांव में ना आऊं, क्योंकि हमारे गांव पर किसी खून पीने वाली चुड़ैल का साया है। अब आप ही बताइए गुरुजी, ऐसी कोई चुड़ैल होती है जो पूर्णिमा की रात को आकर इंसान का गला काट कर उसकी गर्दन से सारा खून पी जाए? करण बेटा, तुम मुझे बताओ, क्या हवा होती है? कभी तुमने हवा को देखा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरु आचार्य जी? हवा होती है तभी तो हम सांस ले पाते हैं। अगर हवा नहीं चलती तो हम कैसे जी सकते हैं? बच्चे, जिस तरह से हवा होती है पर दिखती नहीं, ठीक उसी तरह से चुड़ैल भी होती है, पर वो दिखती नहीं। वो केवल उन्हीं को दिखती है जिनको वो दिखना चाहती है। तुम्हारे पापा कुछ गलत नहीं कह रहे। इस गांव के बारे में ऐसी बातें मैंने भी सुनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज के दिन तुम्हारे गांव आना चाह रहा था, क्योंकि अब तुम्हें सारी बात पता है, इसलिए तुम मुझे अपने गांव लेकर चलो। ठीक है गुरुजी। अब करण गुरु आचार्य जी के साथ अपने गांव जाता है, जहां वो अपनी आंखों से देखता है कि वो भयंकर चुड़ैल लोगों को उनके घरों से निकालकर उनकी गर्दनों को काट काट कर उनके शरीर का सारा खून पी रही है। ये दृश्य देखकर करण के होश उड़ जाते हैं। तो वही गुरु आचार्य जी अपने झोले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर करण को पहना देते हैं और अपने हाथों में भभूत लिए उस चुड़ैल के सामने जाते हैं। चुड़ैल, बहुत पी लिया तूने मासूम लोगों का खून। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तूने न जाने कितने मासूमों की जान ले ली, परंतु अब तेरा मरना निश्चित है। तू बुड्ढे, अब तू भी मरेगा। मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और ये पूर्णिमा की रात मेरी रात है, हम काली शक्तियों की रात। आज के दिन मैं इस गांव के 10 लोगों का खून पीकर अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाऊंगी और तू देखता रहेगा बुड्ढे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे होते हुए मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा चुड़ैल। इतना बोलकर आचार्य जी चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर भभूत फेंकते हैं, जिसके बाद उस चुड़ैल के शरीर में करंट लगता है और वो गुस्से में गुरु से बोलती है, बुड्ढे, अब मैं सबसे पहले तेरी गर्दन काटकर तेरे शरीर का सारा खून पीऊंगी, उसके बाद इन गाँव वालों का। इतना बोलकर चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ती है, गुरुदेव उसके ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, ये मेरे शरीर में आग कैसे लग गई? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरी शक्तियाँ कम क्यों हो रही है? क्योंकि पूर्णिमा की रात खत्म हो चुकी है चुड़ैल, और तू आज 10 जनों का खून नहीं पी पाई। जिसके बाद चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इसमें शुक्रिया बोलने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम था। जिसके बाद गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं और करण अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। तो वो सभी गांव वाले अब चैन से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।